वेलकम टू फिजिक्स अबाउट रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को। लेट्स स्टार्ट नाउ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड एंगुलर मोमेंटम। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कहने का यही मतलब होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम। अब इसके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ट्रांसलेशनल मोशन में आपने देखा क्या था, वहाँ पर मास m है, उस पर कोई फोर्स अप्लाइड है तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम का एक रिलेशन आया हुआ है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, तो अब किसी दिए हुए इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम चाहते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt r क्रॉस p। इज दैट ओके? ऑर्डर को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब आप फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज छोड़ दीजिए और सेकेंड को डिफरेंशिएट कीजिए। इसी तरह आप इस फर्स्ट वेक्टर को डिफरेंशिएट कीजिए और सेकेंड वेक्टर को एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये आपको मालूम है, जस्ट इसी लेक्चर में आपने देखा है और पहले से भी मालूम है कि ये रिलेशन क्या कहलाता है, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। और ये देख लीजिए, ये पोजिशन वेक्टर है dr। ऑलरेडी आपको मैंने ये चीज़ बताई हुई है, ये वेलोसिटी या मोमेंटम जिसको कहते हैं, और ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से। ठीक है, एट पॉइंट ए। नाउ दिस डी आर अपॉन डी टी क्या लिखेंगे आप पोजीशन वेक्टर के लिए? डी आर अपॉन डी टी कितने के बराबर हो जाता है? v के बराबर हो जाता है। तो अब ये कितना हो जाएगा? r क्रॉस f, और ये कितना? v क्रॉस p। अब थोड़ा सा v क्रॉस p को अच्छे से समझ लीजिए। v वेलोसिटी क्रॉस p दैट इज मोमेंटम। तो v तो ऑलरेडी v है और p mv के बराबर होता है। ठीक है, m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, दैट इज v क्रॉस v। दो सेम वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। v इधर ही है और ये भी v। मान लेते हैं कि पैरेलल आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसी के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। देयरफॉर ये v और ये v दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। देयरफॉर v क्रॉस v तो कितना हो गया? v क्रॉस v इज 0। चूंकि v साइन थीटा लिखेंगे और साइन 0 कितना? 0 के बराबर। देयरफॉर v क्रॉस p कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर। तो ये टर्म जो है वो पूरा कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। ये r क्रॉस f प्लस 0। देयरफॉर अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये कितने के बराबर हो गया? dl अपॉन dt इज r क्रॉस f। अब जब इसे अलग करके लिखेंगे फाइनली, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। 0 खत्म हो गया। देयरफॉर ये r क्रॉस f आपको मालूम है कितने के बराबर होता है? वो होता है टॉर्क के बराबर। ठीक है, ये टॉर्क जो है वो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है। याद रखिएगा, इंटरनल टॉर्क के बारे में, इंटरनल पार्टिकल्स के थ्रू जो टॉर्क का यूज आपने समझ लिया है कि वहां पर वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। मैंने बताया हुआ है न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से कि ये पेयर्स में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और उसका जो ये किसी पॉइंट या ओरिजिन से आप निकालते हैं उसके लिए टॉर्क, तो ये कॉमन डिस्टेंस हो जाता है दोनों पार्टिकल के लिए, और इंटरनल टॉर्क्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। देयरफॉर इसी इक्वेशन को जब आप
अरेंज करके लिख लें फाइनली, तो ये कितने के बराबर हो गया, dl/dt। ठीक है, अब देख लीजिए, ऐसा ही आपने लीनियर मोशन के लिए अभी जस्ट समझा है। तो यहां पर क्या था, नेट एक्सटर्नल फोर्स था। ठीक है, ड्यू टू नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। नाउ यहां पर क्या हो गया, ड्यू टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क, there is a change in angular momentum, is that okay now? तो वहां पर लीनियर मोशन में कुछ और था और एंगुलर मोमेंटम में फोर्स के बदले क्या आ गया, टॉर्क आ गया। ठीक है, और वो भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि इंटरनली जो भी आप टॉर्क की बात करते हैं वो पेयर्स में होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से उसे समझना आसान होता है और वो सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क्स की बात होती है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क अपॉन एनी पार्टिकल, और रिजिड बॉडी के भी केस में अगर लेंगे, सारे पार्टिकल्स को अगर कंसीडरेशन में लाएंगे तो भी रिलेशन यही आएगा। सिर्फ मैंने जो बता दिया है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटा ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, बस यही फर्क आ जाएगा। आप इस चीज़ को या इस रिलेशन को अगर ध्यान में रखेंगे तो नेट टॉर्क आप किसी रिजिड बॉडी के लिए भी निकाल सकते हैं, सिंगल पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हैं आसानी से। रिलेशन फाइनली ऐसा ही आएगा और ऐसा ही दिखेगा नोटेशन में। आप जो भी चेंज लाना चाहें सिंगल पार्टिकल के लिए या ऑन द होल किसी रिजिड बॉडी की टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। लेट्स सी नाउ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक उसी तरह समझने की कोशिश करेंगे जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझा था। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में नेट टॉर्क जो है किसी रिजिड बॉडी के ऊपर वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई रिजिड बॉडी है और इस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। जब भी नेट टॉर्क की बात करते हैं तो किसी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से टॉर्क आप डिसाइड करते हैं। और जब एक बार नेट टॉर्क मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस, तो ये नेट टॉर्क वो कितने के बराबर, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, और जितने भी टॉर्क यहाँ होंगे अलग अलग फोर्सेस के कारण, मान लीजिए F1 F2 इस तरह से करके, अगर नेट टॉर्क किसी रिजिड बॉडी पर लग रहा फोर्स के कारण जो नेट टॉर्क डेवलप हो रहा है, फोर्सेस के कारण जो नेट टॉर्क डेवलप हो रहा है वो अगर 0 हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। वो कैसे, इफ नेट टॉर्क इज 0, तो इस हालत में देखिए आप क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू नेट टॉर्क। और यही जब 0 हो जाएगा तो ये dl/dt कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है एंगुलर मोमेंटम का 0 के बराबर है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम को क्या होना होगा, कांस्टेंट हो जाना पड़ेगा। यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब चूंकि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आपको पता करनी होती है, चूंकि आप लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m r क्रॉस v, या फिर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं कि r क्रॉस p। तो आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन पता हो जाना चाहिए
एक बार पता हो गया, मान लीजिए डायरेक्शन पता हो गया, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का खेल बच जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर आप इसमें किसी भी पार्टिकल के थ्रू इसके डायरेक्शन को निकालना चाहेंगे, तो आपको मालूम है कि वो पार्टिकल क्या होगा, एक सर्कल में किसी दिए हुए रेडियस के एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, जिसका सेंटर मान लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। तो अगर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो ये जितना भी पार्टिकल्स है इसके अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर, वो सभी उस दिए हुए टाइम इंटरवल में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू रोटेट करना शुरू कर जाएगा। इज दैट ओके? तो क्या होगा कि आप एक बार डायरेक्शन पता कर लेंगे, मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस का ही डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन पता हो गया। तो अब उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद बचता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है एंगुलर मोमेंटम का वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब जितना एंगुलर मोमेंटम इनिशियली है उतना ही फाइनली रहेगा। एंगुलर मोमेंटम में टाइम के साथ कोई चेंजिंग नहीं आनी जा रही है। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखना है इसे, तो जितना एंगुलर मोमेंटम इनिशियल स्टेज में था उतना ही फाइनल स्टेज में रहेगा। अब देखना यह है कि एंगुलर मोमेंटम सिमेट्रिकल बॉडी के लिए अगर लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा है, और अगर इसकी मैग्नीट्यूड किसी भी बॉडी के लिए लिखें, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल किसी के लिए भी लिखें, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाता है, आई ओमेगा के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से अगर रोटेशनल इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पर लिखेंगे, जब क्या है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तब, जैसे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो चुका है इस फॉर्मूले के हिसाब से, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप इसे लिखेंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये रहा, आई इनिशियल ओमेगा आई इज इक्वल टू आई फाइनल, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट फाइनल स्टेज, एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एट फाइनल स्टेज। तो आप उसे इस एंगुलर मोमेंटम को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब इसका रेलिवेंस क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये एंगुलर स्पीड फाइनल है तो इसको अरेंज करके लिख लीजिए, दिस इज इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ये कितना हो गया, ये हो गया इनिशियल एंगुलर स्पीड। अब इसका रेलिवेंस क्या है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये आप हैं और आप चाह रहे हैं अपने टो पर क्या करना, रोटेट करना। ठीक है, तो आपने अपने एक लेग को पूरा खोलकर टो को कहाँ सटा दिया, अर्थ सरफेस पे सटा दिया। ठीक है, अब आप रोटेट करना चाहते हैं, तो आपने मान लीजिए अपने हाथों में डम्बेल पकड़ लिया है, ये रहा आपका डम्बेल, दोनों तरफ से आपने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये अभी आपने पूरे आर्म्स को ओपन किया हुआ है। अब आप रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप हल्का सा खुद को क्या करेंगे, जर्क करके टर्न करने की कोशिश करेंगे ऑन द टो। मान लेते हैं कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो बॉडी के बिल्कुल मिडिल से क्रॉस कर रहा है, मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में आप देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लेते हैं कि दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, और आप जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इनिशियल स्टेज में वो कितने के बराबर हो जाएगा, MI/RI स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो डम्बेल के थ्रू हो रहा हो या कोई भी वेट आपने पकड़ लिया है उसके थ्रू हो रहा हो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेडियस जो बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पूरी तरह आपने आर्म्स को, अपने हैंड को स्ट्रेच करके ओपन किया हुआ है। मानकर चलते हैं कि इस वक्त आपका जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा आई है।
इज दैट ओके? तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपकी इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा आई। इज दैट ओके? अब एक बार आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर या रोटेशनल इनर्शिया निकाल लिया है, जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप चाहते हैं अपने हैंड को क्लोजर लाना। क्लोजर किधर? क्लोज करके उसे करीब लाना चाहते हैं या क्लोज करके बिल्कुल बंद कर लेना चाहते हैं। बंद कर लेना चाहते हैं तो अब आपका कंडीशन कुछ ऐसा हो गया। जब आप पूरी तरह से उसे स्ट्रेच करके क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं तो ये क्लोज हो गया और रोटेशन अभी भी टो पर आप कर रहे हैं। क्लोज कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ आ गया अंदर की तरफ और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका एग्जैक्ट वहीं पर है जहाँ पहले था। अब डंबल आपने क्या किया है? क्लोज ले आया अपने बॉडी की तरफ। अब देखिए यहाँ से ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं अलग से दिखा दूँ, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो फाइनल जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेडियस क्या हो रही है? घट जा रही है। ठीक है, इनिशियली देखिए ये ज़्यादा है अभी, ठीक है, ज़्यादा है और फाइनली क्या है? ये घट गई, घट गई। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, चाहे इस केस में हो या इस केस में हो। आप जो टर्न कर रहे हैं, रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स के कारण खुद को जर्क करके थोड़ा सा घुमा रहे हैं और हाथ में आपने डम्बल पकड़ा हुआ है। ठीक है ना? क्या पकड़ा हुआ है? डम्बल। ठीक है, तो ये डम्बल दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है। अब उसे स्ट्रेच करके मोड़ लिया, क्लोज कर लिया। तो अब क्या है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ गया। देयरफॉर ये एंगुलर वेलोसिटी फाइनली चेंज कर गई, यानी एंगुलर स्पीड काफ़ी चेंज कर गई। उसका कारण ये है कि अगर r ज़्यादा था, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी दूरी तक फैला हुआ था अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, देयरफॉर ये वैल्यू ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? फाइनली ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो करीब करीब आ गया है, करीब करीब आ गया। तो ये क्या हो गया? r फाइनल हो गया स्क्वायर। करीब करीब आ जाने से ये रेडियस घट गया, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज आ गया। देयरफॉर जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, ये कम हो गया और इसका जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, ये ith पार्टिकल ऑफ मास के लिए मैंने लिखा है। ठीक है ना? तो आप चाहें तो इसको mf rf कर सकते हैं फाइनल स्टेज में मास के। इज दैट ओके? ये if ओमेगा f यही आ गया अब आपका। चूंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब देखिए ये आपके पास आ चुका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल स्टेज में ज़्यादा है और फाइनल स्टेज में कम है। देख लीजिए, न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया और डिनोमिनेटर कम हो गया। तो न्यूमरेटर अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल इज ग्रेटर देन ओमेगा इनिशियल। समझ लीजिए ये बात अच्छे से कि स्ट्रेच करके अगर आप आर्म्स को बंद कर लेते हैं तो ये मास जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज आ जाता है। क्लोज आ जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल स्टेज में इनिशियल स्टेज के कंपैरिजन में कम हो गया है। तो ये फॉर्मूला हमें कहता है कि न्यूमरेटर अब इंक्रीज कर गया और डिनोमिनेटर घट गया। उस हिसाब से फाइनल स्टेज में क्या हुआ कि एंगुलर स्पीड एट फाइनल स्टेज इज ग्रेटर देन एंगुलर स्पीड एट इनिशियल स्टेज। ठीक है, अगर इसका जस्ट रिवर्स जाएंगे, पहले ये कंडीशन देखेंगे कि आपने हाथ को मोड़ा हुआ, चाहते हैं कि अब अपने स्पीड को यानी रोटेशनल जो मोशन है उसको स्लो करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले इस कंडीशन में अगर हैं तो अपने हाथ को स्ट्रेच कर देंगे। मान लीजिए ये आपका इनिशियल स्टेज है, तो इस वक्त क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट इनिशियल स्टेज इज लेस देन, अगर ये बाद में करते हैं अपने रोटेशन को स्लो करने के लिए तो ये ज़्यादा हो गया फाइनल स्टेज वाला। अब यहाँ जब वैल्यू डालेंगे फाइनल स्टेज का तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर हो गया, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी?
लेस देन 1 हो जाएगी, और लेस देन 1 हो जाएगी तो ओमेगा इनिशियल स्टेज पर ज़्यादा हो जाएगा और फाइनल स्टेज पर कम हो जाएगा। कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फाइनल एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और वो क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो। जो भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं बाहर से, उसके कारण जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है रिजिड बॉडी पर वो जीरो हो गया, और जीरो होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी कंजर्व हो गया है, और कंजर्व होने से हमें इस रिजल्ट तक पहुंचने में आसानी से मदद मिलती है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। लेट्स सी नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। यानी किसी रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकालनी है कब, जब उस रिजिड बॉडी के अंदर दो टाइप का मोशन आप कंसीडर कर रहे हो, इन कंबाइंड ट्रांसलेशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन एज वेल एज रोटेशन, दोनों होनी चाहिए। तो दोनों को जब कंसीडर करेंगे तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा। मान लेते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है, ओके, जो किसी प्लेन सरफेस पे मूव कर रही है, और इसके अंदर ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। तो रोटेशन किसी पॉइंट के अबाउट होगी, देयरफॉर इस रिजिड बॉडी के सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को ढूंढना है आपको। तो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहाँ पर है, यानी इंटायर रिजिड बॉडी का जो मास है वो यहाँ कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट इंटायर रिजिड बॉडी को क्या करना है, रोटेट करना है, और इस सरफेस पे स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव भी करना है। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पर रोटेशन हो गया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, और इस लेवल्ड सरफेस पे इसका क्या हो गया, ये पूरा बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर रहा है। अब ये सेंटर ऑफ मास हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका ith पार्टिकल है। ये तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है ना रिजिड बॉडी, तो ये हम मान लेते हैं कि ये ith पार्टिकल है जिसका मास mi है। मास क्या मान लिया हमने, mi। ओके, अब ये है एक सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, दूसरा ith पार्टिकल का पॉइंट है। ये ith पार्टिकल से ही हम जनरलाइज करेंगे इसके मोशन को। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पोजीशन वेक्टर्स के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये लेवल्ड सरफेस पे कहीं इनर्शियल फ्रेम में ये पॉइंट O है, यानी ये उसकी ओरिजिन है इनर्शियल फ्रेम की। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास से इनर्शियल फ्रेम को अटैच कर दें और मान लें कि ये उसकी पोजीशन वेक्टर RCM है, उसी तरह ith पार्टिकल को भी यहाँ से अटैच करना होगा। अब ये भी अटैच हो गया, ये मान लेते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर ith पार्टिकल की RI है। अब एक तीसरा क्या बच गया, ith पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास से जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जब किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को या मोशन को आप सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व करते हैं, अटैच करके देखते हैं, तो ये फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहलाता है। ओके, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, चूंकि ith पार्टिकल पर हमारा फोकस होगा और वहां से फिर जनरलाइजेशन होगा। तो ये एक ट्राइंगुलर फॉर्म में शेप बनता हुआ नजर आ रहा है, और सभी के डायरेक्शंस भी आपको पता है। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ आप लागू करके ith पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, जो कि कितनी है, यहाँ पे ith पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, और आपको ध्यान रखना है कि ये इनर्शियल फ्रेम से अटैच किया हुआ है, ith पार्टिकल भी और सेंटर ऑफ मास भी। तो RI इज इक्वल टू, दिस इज RCM प्लस, ऑर्डर में है ये दोनों एरो जा रहा है एक ही ऑर्डर के साथ। ये सब बताने की अब जरूरत नहीं है आपको, ये सब तो समझे हुए हैं। तो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस
पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। रिलेटिव मोशन में ये सब बहुत क्लियरली हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहीं से वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकते हैं फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो आपको समझना है कर लीजिए, टाइम से डिवाइड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू वी सी एम प्लस वी आई सी एम। आपको पोजीशन वेक्टर भी मालूम हो गई और वेलोसिटी वेक्टर भी मालूम हो गई। ऐसे भी जब ये लेवल्ड सरफेस पे मूव कर रहा है तो इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन कैसा है, इस लेवल्ड सरफेस के एग्जैक्टली पैरेलल है। ये सेंटर ऑफ मास है तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन ये है, मान लेते हैं कि वो VCM है और चूंकि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन किधर है, इस दिए हुए लेवल्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ओके, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये ith पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका भी डायरेक्शन यही होगा। ओके, और आपको ये भी मालूम है कि रिजिड बॉडी में हर एक पार्टिकल चाहे वो सेंटर ऑफ मास पे हो या बॉडी में कहीं भी हो, सभी की वेलोसिटी इक्वल होती है। देयरफॉर अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने VCM मान ली है इस डायरेक्शन में लेवल्ड सरफेस के पैरेलल, तो ith पार्टिकल की भी वेलोसिटी उतनी ही होगी। इसीलिए हमने वहां पर फिर से VCM लिखा है, यानी जो सेंटर ऑफ मास पर बैठे हुए पार्टिकल की वेलोसिटी है वही किसी ith पार्टिकल की भी वेलोसिटी है। अब चूंकि ये पार्टिकल ith पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, तो मान लेते हैं कि entire rigid body about this center of mass is rotating with angular velocity ओमेगा। तो आपको ये तो पता है कि जब कोई पार्टिकल किसी दिए हुए सेंटर के अबाउट मूव कर रही होती है तो उस वक्त उस पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन इस लाइन पर, जो कि सेंटर से मिलाने वाली ith पार्टिकल को लाइन है, यानी सेंटर से ith पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये डायरेक्शन हो गया किसका, ये ट्रांसलेशन के कारण ith पार्टिकल का डायरेक्शन हो गया, ये रोटेशन के कारण ith पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास उसका डायरेक्शन हो गया। और इस दोनों के बीच, यानी दोनों को कंबाइन करके देखना है ना, तभी ith पार्टिकल की वेलोसिटी का पता चलेगा। तो इस दोनों के बीच से उसका रिजल्टेंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू VI। सो ये फिगर के थ्रू भी आपको मैंने समझा दिया है, वैसे पोजीशन वेक्टर के थ्रू भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम Li। तो ith पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के लिए ये पोजीशन वेक्टर कितना Ri और उसका मोमेंटम, तो Mi आपने माना हुआ ith पार्टिकल का मास और वेलोसिटी कितना Vi, तो मोमेंटम कितना Pi। अब लीनियर मोमेंटम का वैल्यू आप पुट कर लें, विच इज इक्वल टू Mi इंटू Vi। ओके, Mi तो बाहर आ गया, स्केलर है ये, और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये सब पहले हम इनिशियली बताए हुए हैं। अब ये तो हो गया सिर्फ ith पार्टिकल, लेकिन आपको जब पूरे इंटायर रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकालनी होगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम करना पड़ेगा फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज Li। तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर लें, I इज इक्वल टू 1 to n कितना हो गया, Mi Ri क्रॉस Vi। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दें, क्यों, क्योंकि ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी आपको मालूम है और ith पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर भी आपको मालूम है। पुट कर लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। I इज इक्वल टू 1 to n Mi, दिस इज Ri के बदले में RCM प्लस RICM क्रॉस कितना, Vi के बदले में ये VCM प्लस VICM। आपने दोनों वैल्यू पुट कर लिया, पहले से आपने कैलकुलेट किया हुआ है और फिगर के थ्रू भी समझा हुआ है। ओके,
अब आपको इसे डील करना है ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए RCM क्रॉस VCM, RCM VICM, और उसके बाद फिर RICM क्रॉस VCM, और फिर RICM क्रॉस VICM। ये 4 टर्म आपको मिलेंगे। सो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाद में डील कर लेंगे। अब इसे डील कर लें। कितना हो गया? RCM क्रॉस VCM प्लस RCM क्रॉस VICM प्लस RICM क्रॉस VCM, सब वेक्टर है, प्लस RICM क्रॉस VICM। आइए इस चारों टर्म्स को एक एक करके देख लें। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप वो आगे वाला थर्ड टर्म इसे यूज़ करते हैं तो I इज इक्वल टू 1 to m सिग्मा के साथ mi, और ये कितना है? RICM क्रॉस VCM। VCM क्या है? सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, जो कि हर एक पार्टिकल की भी वही वेलोसिटी है जब वो ट्रांसलेशन में होता है। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करके कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू 1 to n mi, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं और इस दोनों को एक साथ रख सकते हैं। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, उसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो RICM लिख लिया आपने, इसको इकट्ठा कर लिया, क्रॉस ये VCM कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि जब आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर निकालते थे तो ये निकालते थे MRCM इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to m mi RI। ओके, ith पार्टिकल को यहाँ पर आप लेकर चलते थे, लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ ith पार्टिकल लेके चलते थे, यहाँ ith पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास है, तो आप यहाँ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे तो यहाँ भी एक सेंटर ऑफ मास लगाना पड़ेगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी वो पार्टिकल जो कि सेंटर ऑफ मास पे ऑलरेडी है उसका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। कहाँ से? वहीं से जहां पर ऑलरेडी है। तो अगर कोई पार्टिकल यहां पर है और वहीं पर से उसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो क्या कोई डिस्टेंस आएगी? नहीं आएगी। तो यहां पर से यहीं पर के पार्टिकल को मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी। देयरफॉर ये पोजीशन वेक्टर 0 के बराबर। देयरफॉर ये पूरा टर्म क्या हो गया? I इज इक्वल टू 1 to n mi RICM। ये RICM कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। इसलिए ये पूरा टर्म कितना हो गया? थर्ड टर्म इसके साथ अरेंज करके 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये सेकेंड टर्म बचता है, इस डेरिवेशन को ध्यान में रखते हुए इसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। इस सेकेंड टर्म के लिए जब आप लिखेंगे तो सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi RCM क्रॉस VICM। ओके, सेंटर ऑफ मास का इनर्शियल फ्रेम से जो पोजीशन वेक्टर है वो आपने फिक्स कर लिया है, तो ये तो बाहर निकल गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स किया हुआ है। तो RCM और ये क्रॉस को हम एक साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये mi स्केलर क्वांटिटी है तो इसके साथ आप अरेंज कर सकते हैं आसानी से। किसी भी वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो mi VICM। ओके, अब देख लीजिए, अब जब आप क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी को रिलेट करके देखते थे तो आप क्या लिखते थे? m VCM इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi VI। लेकिन यहाँ VI नहीं है बल्कि वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे तो यहाँ भी सेंटर ऑफ मास लगाना पड़ेगा। मतलब ये VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास एज ऑब्जर्व फ्रॉम द
सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये ज़ीरो हो गई है, RCM पोजीशन वेक्टर ज़ीरो है, तो VCM आप लिखेंगे RCM इंटू ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। या ऐसे भी समझ लीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं और वहां से रोटेशन के कारण आप चाह रहे हैं उसकी वेलोसिटी मेजर करना, हो पाएगा क्या, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ही उसकी ज़ीरो है वहां पे, देयरफॉर ये टर्म भी ज़ीरो हो गया। तो ये दो टर्म मिडिल का खत्म हो गया। अब आइए इसको अरेंज करके लिख लें। अब वो दोनों जो टर्म बचे हुए हैं उन्हें लिख लीजिए। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi and this is RCM क्रॉस VCM प्लस RICM क्रॉस VICM। ओके, और इसको फिर से डील कर लीजिए। I इज इक्वल टू 1 to n mi, दिस इज RCM क्रॉस VCM प्लस सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n RICM क्रॉस VICM। ये आपको अब फाइनली दो टर्म मिल गया है, डील कर लीजिए। आप देखिएगा तो यहाँ पर ये अगर डील करिएगा तो ये अटैच होके कंप्लीट एक m में चेंज हो जाएगा, यानी सारे i पार्टिकल को जोड़ लीजिएगा तो टोटल मास के बराबर हो गया इनटू RCM क्रॉस VCM। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ mi लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर क्या है mi इंटू RICM क्रॉस VICM। ये किसके अबाउट है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और ये mi है। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है इन टोटल, देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी ड्यू टू कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो ये आ गया LCM मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जो कि रोटेशन को दिखा रहा है, प्लस टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू RCM क्रॉस VCM। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये बता रहा है कि ये एंगुलर मोमेंटम कहाँ से, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम। तो ये दो पार्ट में सेपरेट हो गया और कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर को क्लियरली अटैच करके, रिलेट करके और उसके वैल्यू को पुट करके इस रिजल्ट तक पहुंच जाना था। इस लेक्चर को अब यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।